गुड इवनिंग, राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। 2015 के पेपर से। किस पेपर से? 2015 के पेपर से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। 2015 का पेपर है मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पे जो हिंदी का सेक्शन था बेटा, वो कितने नंबर से शुरू हो रहा है? तो 91 नंबर से शुरू हो रहा है। कितने नंबर से शुरू हो रहा है? 91 नंबर से शुरू हो रहा है। इस गद्यांश को देखेंगे और गद्यांश के अनुसार आप आंसर करेंगे। किसके अनुसार? गद्यांश के अनुसार आपको आंसर करना है। गद्यांश को ईमानदारी से पहले पढ़ेंगे। क्या करेंगे भैया? गद्यांश को आप ईमानदारी से पढ़ेंगे और देन आप आंसर करना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए पहले हम गद्यांश को आपको पढ़ा देते हैं भैया, सिखा देते हैं कैसे पढ़ोगे आप किसको, इसमें क्या आंसर होंगे आपके। तो चलिए सीख लेते हैं भाई। यहाँ पे कह रहा है 91 से लेके कितने तक का भाई? 99 तक का। पढ़कर प्रश्न पूछे गए प्रश्नों के उचित उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। यहाँ पे कह रहा है स्थूल एवं बाह्य। मेरे प्यारे बच्चे, स्थूल का अर्थ क्या होता है? तो पहले तो ये जान जाओ, स्थूल का अर्थ होता है बड़ा। दूसरा दिया है बाह्य पदार्थ सूक्ष्म एवं मानसिक। सूक्ष्म का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? छोटा। एवं मानसिक पदार्थों एवं भावों की अपेक्षा अधिक के विषय नहीं है। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है। कैसे कार्य करने में समर्थ है? रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, उसे भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन न तो लुभाते हैं और ना ही प्रोत्साहित करते हैं। ना ही लुभाएंगे, ना ही प्रोत्साहित करेंगे। विश्व में विचारक 10 में से एक ही व्यक्ति होते हैं। विश्व में विचारक कितने व्यक्ति होते हैं? 10 में से एक ही व्यक्ति होते हैं। उसमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं अत्यल्प होती हैं। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स जीवन भर निर्धनता से जूझता रहा। कौन मेरे प्यारे बच्चे? पूंजी का रचयिता जो है कार्ल मार्क्स, ये किससे जूझता रहा? जीवन भर निर्धनता से जूझता रहा। राज्याधिकारियों ने सुकरात को मरवा डाला। राज्याधिकारियों ने किसको मरवा डाला मेरे प्यारे बच्चे? सुकरात को मरवा डाला। पर वह जीवन के अंतिम क्षणों में भी शांत थे, क्योंकि वह अपने जीवन का लक्ष्य भली भांति निर्वाह कर चुके थे। जीवन के अंतिम क्षणों में भी शांत थे, क्योंकि अपने जीवन के लक्ष्य का भली भांति निर्वाह कर चुके थे। यदि उसे पुरस्कृत किया जाता, प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता। किसके अंबारों से लाद दिया जाता? प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता। परंतु अपना काम न करने दिया जाता तो निश्चय वह अनुभव करते कि उन्हें कठोर रूप में दंडित किया गया है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती हैं। वे अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य लगने लगती हैं, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि क्या हमने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। यदि उसका उत्तर हाँ है, तो बाह्य वस्तुओं का अभाव नहीं खलेगा, और यदि नहीं है तो अपने को भटकने से बचाना होगा और लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं? मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं? यहाँ पे इसी गद्यांश पर आधारित इसी के साथ हमारे महोदय ने आज प्रश्न दिया है। बहुत अच्छा काम किया है कि हमारे बच्चों को आसानी होगी, सुविधा होगी हमारे बच्चों को कि आंसर बताने में। गद्यांश सामने है और गद्यांश के जस्ट सामने ही उत्तर भी है, तो मजा आ जाएगा भैया। मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं? संपन्नता के लिए लुभाते हैं, भरे पूरे जीवन के लुभाते हैं, अच्छे जीवन के लिए, या आराम के लिए। तो देखते हैं हमारे किस भाई बहन का करेक्ट आंसर आता है। देखना है हमारे किस भाई बहन का यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। चलिए जल्दी के साथ आंसर करिएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, गद्यांश पे आधारित है मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कहाँ पे आपका आंसर है। किसके लिए? यहाँ पे देखो बेटा, जब हमें बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती हैं तो ये अच्छे जीवन के लिए
किसके लिए? मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे आप बताएंगे अच्छे जीवन के लिए। अगर आपने भी यही सोचा होगा, यही लगाना आपने निर्धारित किया होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा अच्छे जीवन के लिए। क्या हो जाएगा भाई? अच्छे जीवन के लिए। यहाँ पे 3 नंबर आपका राइट आंसर है। कौन से नंबर पे करेक्ट आंसर है भाई? 3 नंबर पे आपके करेक्ट आंसर है। अगले पॉइंट पे बढ़ें, अगले पॉइंट पे बढ़ें। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाओ भाई। अगले पॉइंट पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ हैं, जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ हैं, कौन से कार्य करने में समर्थ हैं? बेटा यहाँ पे देखो, व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ हैं, उन्हें वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर क्या आएगा? कौन सा शब्द आएगा? क्षमतावान, सक्षम, शक्तिशाली, सामर्थ्यवान। भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन ना तो लुभाते हैं ना ही प्रोत्साहित करते हैं। देखते हैं हमारे किस बच्चे का यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। यहां समर्थ के बाद क्या आएगा? समर्थ के बाद क्या आएगा? तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर यहाँ पे आता है। अगर मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, आपका आंसर यहाँ पे शक्तिशाली आया होगा, क्या आया होगा? शक्तिशाली आया होगा, तो आपका राइट आंसर है। कौन सा आंसर है? शक्तिशाली आया होगा, तो आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा आया होगा? शक्तिशाली आया होगा, तो आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा आंसर है भाई? शक्तिशाली आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता है। यहां पे देखो बेटा, प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता है, रेखांकित का तात्पर्य क्या है? यहां अंबारों का तात्पर्य क्या है? यहाँ पे अंबारों का तात्पर्य क्या है? ढेर से है, आभार से है, कृतज्ञता से है, भार से है। अंबारों का तात्पर्य क्या है? तो जल्दी से मेरे प्यारे दोस्त आंसर करके बताएंगे। अंबारों का तात्पर्य क्या है? देखते हैं हमारे किस बच्चे का यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। देखते हैं हमारे किस भाई बहन का यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। हेलो, ब्लेजरवा दरअसल में दूसरे कमरे में है, उसकी चाबी नहीं है अभी। हाँ, नहीं। बोलो मेरे प्यारे बच्चे, प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता है, रेखांकित का तात्पर्य क्या है? रेखांकित का तात्पर्य क्या है? अंबारों से लाद दिया जाता है, अंबार का मतलब क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चे, ढेर से होता है, आभार से होता है, कृतज्ञता से होता है, या भार से होता है? हमारे सभी बच्चे तेजी के साथ आंसर करके बताएंगे। अंबारों से लाद दिया जाता है, इसका आशय क्या है? मेरे प्यारे बच्चे, ढेर से लाद दिया जाता है। किससे लाद दिया जाता है? ढेर से लाद दिया जाता है। ए विकल्प आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प? ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा विकल्प? ए विकल्प आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 4 नंबर का, भली भांति निर्वाह कर चुका। अब देखो भाई, यहाँ पे आप भली भांति निर्वाह कर चुका, यहाँ पे देखो वह अपने जीवन के लक्ष्य का भली भांति निर्वाह कर चुके थे। यहाँ पे पूछ क्या रहा? उपरोक्त वाक्यांश में क्रिया विशेषण कौन सा है? आपको जल्दी से बताना है क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है। क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? इस भली भांति निर्वाह कर चुका था, उपरोक्त वाक्यांश में क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का मतलब होता है जो बेटा क्रिया की विशेषता बतलाए। किसकी विशेषता बतलाए? क्रिया की विशेषता बतलाए, उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं।
क्रिया की विशेषता बतलाए बेटा, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण शब्द क्या है? तो आप बताएंगे भली भांति शब्द हमारा क्रिया विशेषण है। क्या है? भली भांति शब्द हमारा क्रिया विशेषण है। ए विकल्प आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प? ए विकल्प आपका राइट आंसर है। आपने भी लगाया क्या भाई? ए विकल्प अगर आपने लगाया होगा मेरे प्यारे बच्चे तो आपका एकदम करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई। यहाँ पे कह रहा है महत्वाकांक्षा किन शब्दों से मिलकर बना है? आपको जल्दी से आंसर करके बताना है। महत्वाकांक्षा किन शब्दों से मिलकर बना है? महत्वाकांक्षा किन शब्दों से मिलकर बना है? तो देखते हैं हमारे किस भाई बहन का करेक्ट आंसर आता है। महत्वाकांक्षा किन शब्दों से मिलकर बना है? देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर यहाँ पे आता है। महत्वाकांक्षा किन दो शब्दों से मिलकर बना है? विकास सैनी 3 का ए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके स्क्रीन पे। विकास बाबू जल्दी से आंसर करके बताएं। अब देखो भाई, पहला वाला है, दूसरा वाला है, तीसरा वाला है, चौथा वाला है। देखिए यहाँ पे ता 2 बार है बेटा, तो यहाँ पे ता 2 बार तो है नहीं। यहाँ महत्वा पहले दिया गया है, कांक्षा इसको जोड़ोगे गलत हो जाएगा। महत्व धन आकांक्षा जोड़ के बनेगा नहीं। महत्व धन आकांक्षा ए विकल्प आपका राइट आंसर है। यहाँ पे कौन सी संधि है? तो मेरे प्यारे बच्चे आप याद रखिएगा, ये दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है भाई? तो आपका आंसर होगा ये दीर्घ संधि है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ मेरे प्यारे बच्चे, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यश खान, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। चलो जल्दी से आ जाओ भाई, अगले प्रश्न की तरफ आ जाओ। चलो भाई, भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते? भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते? तो जल्दी से आंसर करके बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे। भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते? तो जल्दी से आंसर करके बताएंगे हमारे सभी बच्चे। भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते? भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते? भाई देखो, ठंडी का सीजन आ गया है, ठंड बढ़ गई है, ठंड बढ़ गई है। अभी तक हमारे ब्लेजर में थोड़ी सी असुविधा आ गई थी भाई, नहीं मिल पाया था। तो चलो अब पहन लेता हूं और अच्छे से आंसर करो। हमको ठंडी नहीं लगेगी, आपको भी ठंडी नहीं लगेगी। हमारा ब्लेजर आ गया है भाई, हम पहन लिए हैं। आपको भी ठंडी नहीं लगेगी। जल्दी से बता दो, भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते हैं? तो यहाँ पे देखो, भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन ना तो लुभाते हैं और ना ही प्रोत्साहित करते हैं। किसको नहीं करते हैं? जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है। क्या है? जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है। तो देखो कहाँ भैया, रचनात्मक कार्य करने वाले को यही 3 नंबर आंसर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? ये 3 नंबर आंसर हो जाएगा। कौन सा नंबर हो जाएगा? 3 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपने भी लगा दिया होगा तो आपका राइट आंसर है। राइट आंसर है भाई। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए भाई, अगले प्रश्न पे आ जाइए। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ क्या है? पूंजी का अर्थ क्या है मेरे प्यारे बच्चे? जल्दी से बताएं। यहाँ पे जो गद्यांश में पूंजी शब्द आया है, क्या है? एक विचार है, एक ग्रंथ है, एक विरासत है, या धन संपत्ति है? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम ड्रेस कोड में आ गए हैं, आप टेंशन ना लीजिएगा। ऐसा ना लगे आपको कहीं दूसरे से मास्टर पकड़ के ले आ दिए हैं सर। तो नहीं मेरे प्यारे बच्चों, हम दूसरे जगह से नहीं, हम इसी संस्थान के टीचर हैं और जो हिंदी आपको पढ़ा रहे थे हम वही हैं। तो चलिए चलिए जल्दी जल्दी आंसर करके बताइए। यहाँ पे पूंजी का अर्थ क्या है? एक विचार है, एक ग्रंथ है, एक विरासत है, या धन संपत्ति है? यहाँ पे जो पूंजी शब्द है मेरे प्यारे बच्चे, ये पूंजी शब्द किसका? पूंजी का रचयिता। यहाँ पे पूंजी का रचयिता है बेटा। रचयिता का मतलब किसी ना किसी ग्रंथ के रूप में आया है। ये पूंजी शब्द किस रूप में आया है? किसी ना किसी ग्रंथ के रूप में आया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी विकल्प हो जाएगा।
2 नंबर हो जाएगा, एक ग्रंथ है। क्या है मेरे प्यारे भैया? एक ग्रंथ है। 2 नंबर आपका राइट आंसर है। कौन सा? 2 नंबर आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8। विचारकों की एक विशेषता यह है कि उनमें विचारकों की एक विशेषता यह है कि उनमें अपने गद्यांश में से ही आंसर करना है। भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती हैं, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा होती है, रचनात्मक कार्य करने की क्षमता होती है, महत्वाकांक्षाएं नहीं होती हैं। बोलो भाई जल्दी से। यहां देखो क्या कह रहा है, विश्व में विचारक 10 में से एक ही ऐसे होते हैं उसमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं अत्यल्प होती हैं। क्या होती हैं? अत्यल्प होती हैं। अत्यल्प का मतलब होता है कम होती हैं। क्या होती हैं भाई? कम होती हैं। तो यहाँ पे आपका ए विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प राइट आंसर होगा बेटा? ए विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर 8 का ए आपने भी लगा दिया है तो आपका गद्यांश के 8 क्वेश्चन हो गए भाई। आ जाओ अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई। यहाँ पे करा, सुकरात को अपना काम ना करने देने की स्थिति कठोर दंड जैसी प्रतीत होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है भैया? सुकरात, राज्याधिकारियों ने सुकरात को मरवा डाला, पर वह जीवन के अंतिम क्षणों भी शांत थे, क्योंकि वह अपने जीवन के लक्ष्य का भलीभांति निर्वाह कर चुके थे। यदि पुरस्कृत किया जाता तो प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता, परंतु अपना काम ना करने दिया जाता तो निश्चय हुए अनुभव करते कि उन्हें कठोर रूप में दंडित किया गया है। तो जल्दी से आंसर कर दो भाई। वह जीवन के कार्य समाप्त कर चुका था, वह स्थूल प्रलोभनों की उपेक्षा नहीं करता था, उसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने में रोक दिया गया होता, वह अंतिम क्षणों में भी शांत था। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे 3 नंबर का विकल्प आपका राइट आंसर है। क्या? बोलो जल्दी से। उसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने में रोक दिया गया होता, यही आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पे आपको एक पद्यांश दिया गया है। क्या दिया गया है? पद्यांश दिया गया है। इस पद्यांश को आपको पढ़ना है। काव्यांश है बेटा, काव्य का अंश। काव्यांश किसे कहते हैं? काव्य के अंश को काव्यांश कहते हैं। पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। तो यहाँ देखो बेटा एक शब्द आनंद मिला, इसको अंडरलाइन करोगे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, मैं रोई माँ काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया, आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति, वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप। अब देखो ये निष्पाप दिया है तो इसमें संधि पूछ सकता है। ये मधुर दिया है तो मधुर में आपसे क्या पूछ सकता है भाई? मधुर में आपसे क्या पूछ सकता है? इसका विलोम पूछ सकता है। क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप, मैं बचपन को बुला रही थी, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन बंसी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। मेरे प्यारे बच्चे सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां हैं। किसकी पंक्तियां हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न आपसे पूछा है, बचपन शब्द क्या है? आपको जल्दी से बताना है ये बचपन शब्द क्या है। ये विशेषण है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है या संज्ञा है? देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर आता है। बचपन शब्द क्या है? बचपन शब्द क्या है मेरे प्यारे बच्चे? बचपन, लड़कपन, इस तरह के अगर शब्द आपको मिल रहे हैं, बचपन, लड़कपन,
बुढ़ापा। क्या मिल रहा है बेटा? बुढ़ापा, जवानी। क्या मिल रहा है? जवानी। ये सारी की सारी आपकी क्या है भैया? संज्ञा है। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? संज्ञा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा विकल्प? डी विकल्प है। कौन सा विकल्प है? डी विकल्प। इस बचपन शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो आप बताएंगे भाववाचक संज्ञा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे। नंदन बंसी फूल उठी, यह छोटी सी कुटिया मेरी का भाव क्या है? कुटिया सुंदर हो गई है, कुटिया में आनंद उमड़ उठा है, कुटिया में शांति छा गई है, छोटी कुटिया बड़ी हो गई है। नंदन बंसी फूल उठी, यह छोटी सी कुटिया मेरी। यहां पे इसका अर्थ क्या है मेरे प्यारे बच्चे? जल्दी से आंसर करके बताएं। नंदन बंसी फूल उठी, यह छोटी सी कुटिया मेरी। कुटिया में क्या उमड़ पड़ा मेरे प्यारे बच्चे? आनंद उमड़ पड़ा। क्या उमड़ पड़ा? आनंद उमड़ पड़ा। ए बी विकल्प आपका राइट आंसर। 2 नंबर आपका राइट आंसर है। कौन सा नंबर? 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई। मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप, उक्त पंक्ति में तू किसे कहा गया है? मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप, उक्त पंक्ति में तू किसे कहा गया है? बचपन को कहा गया है, कवि को कहा गया है, पाठक को कहा गया है, बच्चे को कहा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से आंसर करके बताएं। तू मेरे मन का संताप किसके विषय में कहा गया है? यहां पे हमारे सभी भाई बहन का आंसर आना चाहिए भाई। तू किसे कहा गया है? तो मेरे प्यारे भैया, अगर आप बच्चे को कहोगे तो आपका आंसर गलत है, पाठक को कहोगे गलत है, कवि को कहोगे तो आपका आंसर गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बचपन होगा। किसको होगा बेटा? बचपन को होगा। किसको होगा? बचपन को होगा। ये विकल्प आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प? तू किसके लिए प्रयुक्त है? तो बचपन के लिए प्रयुक्त है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कवित्री अपने बचपन को क्यों बुलाना चाहती है? कवियत्री अपने बचपन को क्यों बुलाना चाहती है? तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे बता दीजिए। अपनी बिटिया की याद में बुलाना चाहती है, बचपन के आनंद की याद में बुलाना चाहती है, बचपन के खेलों की याद में बुलाना चाहती है, अपनी माँ की याद में बुलाना चाहती है। तो अगर मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, अगर आपका आंसर यहाँ पे होगा बचपन के आनंद की याद में, तो आपका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? हमजा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मेरे प्यारे भैया। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। बचपन के आनंद की याद में कवित्री अपने बचपन को बुलाना चाहती है। अगले प्रश्न पे है, बच्चे की आंखों से निकलते आंसुओं को देखकर क्या अनुभूति होती है? सुख की अनुभूति होती है, विजय की अनुभूति होती है, प्यार की अनुभूति होती है, कष्ट की अनुभूति होती है? बच्चे की आंखों से निकलते आंसुओं को देखकर क्या अनुभूति होती है? मेरे प्यारे बच्चे, सुख की अनुभूति होगी, विजय की अनुभूति होगी, प्यार की अनुभूति होगी, या कष्ट की अनुभूति होगी? तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर आता है। अगर सही आंसर कर सकते हो बेटा तो कर दो। भाई, अगर किसी बच्चे के आंख से आंसू निकल रहा है, इस गद्यांश के अनुसार, तो उस बच्चे को क्या मिलना चाहिए? क्या मिल जाएगा कि वो बच्चा खुश हो जाएगा? मेरे प्यारे बच्चे, अगर उसको प्यार दे दोगे, क्या दे दोगे? प्यार दे दोगे, दुलार दे दोगे, तो उसे क्या मिल जाएगा? खुशी मिल जाएगी। तो यहाँ प्यार की है। ऐसा नहीं कष्ट लगा दो आप। कष्ट लगा दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्या लगाओगे? कष्ट लगाओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली में प्रयुक्त अलंकार है। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली में प्रयुक्त अलंकार है। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, या यमक अलंकार है? व्याकुल व्यथा मिटाने वाली में कौन सा अलंकार है?
देखते हैं हमारे किस बच्चे का यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। यहाँ पे देखो बेटा वह है, यहाँ पे भी वह है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, पहले शब्द का पहला वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर एक ही से शुरुआत हो रहा है वह से, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? छे का अनुप्रास। कौन सा अलंकार हो जाएगा बेटा? छे का अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। छे का अनुप्रास तो यहाँ दिया नहीं है, लेकिन ये छे का अनुप्रास किसका भेद होता है? इसी अनुप्रास अलंकार का भेद होता है। तो इसलिए आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगर आपने भी अनुप्रास अलंकार लगाया है मेरे प्यारे बच्चे, आपका राइट आंसर होगा। ये रहे गद्यांश पर आधारित और पद्यांश पर आधारित आपके 15 प्रश्न। कितने प्रश्न मेरे प्यारे बच्चे? गद्यांश और पद्यांश पर आधारित 15 प्रश्न आपके सामने आ गए हैं। अगले तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपका शुरू होता है पेडागोजी का प्रश्न। किसका प्रश्न शुरू होता है बेटा? पेडागोजी का प्रश्न शुरू होता है। यहाँ पे कह रहा है किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? शब्दों के अर्थ को जानना होता है, उस भाषा की वाक्य संरचना को जानना होता है, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना होता है, उस भाषा का व्याकरण जानना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं भाषा के व्याकरण की कोई जरूरत नहीं है, भाषा के व्याकरण की कोई जरूरत नहीं है, वाक्य की संरचना कैसी बनी है ये भी जरूरत नहीं है। तो शब्दों के अर्थ अगर नहीं जानेंगे तो क्या भाषा पर अधिकार नहीं होगा? होगा मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन जब हम उस भाषा के अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे तो उस भाषा पे हमारा क्या हो जाएगा? अधिकार हो जाएगा। उस भाषा का क्या किया जाए? अधिक से अधिक जब प्रयोग किया जाएगा तो हमारा उस भाषा पर क्या हो जाएगा? अधिकार हो जाएगा। 16 का सी हमारे बच्चों का आंसर आया है, एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है समावेशी कक्षा। कैसी कक्षा की बात कर रहा है बेटा? समावेशी कक्षा की बात कर रहा है। समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। कौन सी जिम्मेदारी नहीं है? समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है बेटा, तो आपकी कौन सी जिम्मेदारी नहीं होगी? बच्चों की भाषा संबंधी दक्षताओं की पहचान करना, ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है अगर आप भाषा शिक्षक हैं तो। अगर आप भाषा शिक्षक हैं तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। बच्चों को विभिन्न प्रकार की दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना, ये भी जिम्मेदारी है आपके भाषा शिक्षक के रूप में। बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन बेटा बच्चों के प्रति आपकी उदारता क्या करेगी? वो समावेशी शिक्षा को क्या करेगी? भंग करेगी। अगर आपने उदार बना तो भाई अन्य बच्चों के लिए वहां पे असुविधा हो जाएगी। सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चे। कौन सा विकल्प? सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। कौन सा विकल्प आपका करेक्ट आंसर है? सी विकल्प। अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर कह रहा है पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। पठन को कैसे आप प्रोत्साहित कर सकते हो? वैयक्तिक रूप से प्रोत्साहित कर सकते हो बेटा, सस्वर वाचन से कर सकते हो, मौन वाचन से कर सकते हो, या सामूहिक वाचन से कर सकते हो। यहाँ पे क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे? पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में ये वैयक्तिक पठन को प्रोत्साहित करोगे, सस्वर वाचन को, या मौन वाचन को, या सामूहिक वाचन को? तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे अगर आपने 3 लगा दिया होगा, सस्वर वाचन, मौन वाचन, सामूहिक वाचन, तो आपका राइट आंसर नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा होगा? वैयक्तिक वाचन होगा। कौन सा वाचन होगा बेटा? वैयक्तिक वाचन होगा। वैयक्तिक पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। ये विकल्प आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई। भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। अब देखो बेटा भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है?
भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है? जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे आंसर करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे है। आकर्षक चित्र होना चाहिए, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन होना चाहिए, अभ्यासों की बहुलता होनी चाहिए, कागज की गुणवत्ता होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे कागज की गुणवत्ता, आकर्षण चित्र, ये दोनों नहीं हो सकते। अभ्यासों की बहुलता, जरूरी नहीं कि आप एक अभ्यास के लिए बहुत सारी चीजें दे दे, लेकिन बेटा जो पाठों का चयन किया गया हो वो उद्देश्यपूर्ण चयन किया गया हो, उस बच्चे के अनुकूल बनाया गया हो, उस कक्षा के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। यहाँ पे 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा नंबर? 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा। समग्र भाषा, समग्र का मतलब होता है संपूर्ण। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, बच्चों के भाषाई विकास को स्पष्ट समझ पर बल देती है, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है, सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा, यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा? देखना है हमारे किस बच्चे का यहां पे करेक्ट आंसर आता है। यहां पे किस बच्चे का हमारे करेक्ट आंसर आता है? 20 नंबर। 20 नंबर का अगर आपने ए विकल्प बताया होगा तो आपका आंसर गलत है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे है। कौन सा नंबर है? 21 नंबर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है। ये तो गलत बात है। लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, ये भी गलत बात है भाई। समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, इसमें व्याकरणिक नियमों की जानकारी मिलती है। व्याकरणिक निगेटिव मेरे प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमें क्या मिल रहा है? समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। क्या मिलता है मेरे प्यारे बच्चे? समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। इसी विकल्प या 3 नंबर आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प? 3 नंबर आपका राइट आंसर है। अगर आपने भी 3 नंबर लगाया है भाई तो आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्या लगाया है? 3 नंबर अगर आपने भी लगाया है भैया तो आपका आंसर एकदम काबिले तारीफ है। कितना नंबर लगाया है? 3 नंबर अगर आपने लगाया है भाई तो आपका आंसर एकदम काबिले तारीफ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे पठन और लेखन में दक्ष होते हैं। ऐसा है क्या? पढ़ने और लिखने में दक्ष होंगे, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं, तुतलाकर बोलते हैं। ये बेटा एक गलत है। भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं, ये भी आपका गलत है। पठन लेखन में दक्ष होते हैं, ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पे सही क्या है? यहाँ पे सही क्या है? स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। वो बोलना केवल क्या करते हैं बेटा? जानते हैं। पठन और लेखन में दक्ष नहीं होते हैं, लेकिन वो बोलने में क्या होते हैं? बोल सकते हैं। स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई। अगला प्रश्न है 23 नंबर। सुरभि अक्सर ड वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करेंगे? अगर सुरभि ड को गलत पढ़ रही है तो उसे आप क्या करेंगे? उसे ड वाले शब्दों की सूची पढ़ने और लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे, ये तो गलत बात है। उसे ड वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, ये भी गलत बात है। उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उसे ड वाले शब्दों की सूची पढ़ने और बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे, ये भी गलत है।
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसे सहजता के साथ क्या करेंगे, अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। किसके साथ मेरे प्यारे बच्चे, वो सहज रूप से अपनी बात को क्या करें, कह सके, इसके लिए उसको क्या करेंगे, आप प्रोत्साहित करेंगे। इस 3 नंबर का विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। कितने नंबर का मेरे प्यारे बच्चे, 3 नंबर का विकल्प आपके करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 24 नंबर। कितने नंबर का प्रश्न है भाई, 24 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यहां देखो बेटा, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, सुपरलेटिव की बात कर रहा है, उत्तमावस्था की बात कह रहा है, विराम चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए, पढ़ने में प्रवाह होना चाहिए, अर्थ का निर्माण करना जानता हूं, वर्णों की पहचान करना जानता हूं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता की बात किया है बेटा। सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो देखते हैं हमारे किस भाई बहन का करेक्ट आंसर यहाँ पे आता है। विराम चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए, पढ़ने में प्रवाह होना चाहिए, अर्थ का निर्माण होना चाहिए, वर्णों की पहचान होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे आपका राइट आंसर 3 नंबर होगा, अर्थ का निर्माण। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, अर्थ का निर्माण। ये 3 नंबर आपका राइट आंसर है। कौन सा नंबर आपका करेक्ट आंसर है बेटा, 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ, 25 नंबर। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या होता है। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या होता है। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे आंसर करके बताएं, कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है। बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना होता है, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास करना होता है। तो ये तो गलत लग रहा है। बच्चों के अनुशासन में रखना होता है, ये भी गलत है। बच्चों का मनोरंजन करना होता है। तो 2 विकल्प आपके सामने हैं, तो यहाँ पे कौन सा होगा बेटा। तो भैया कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या होता है, बच्चों की कल्पना शक्ति का क्या हो जाए, विकास हो जाए। क्या हो जाए मेरे प्यारे बच्चे, बच्चों की कल्पना शक्ति का क्या हो, विकास हो। ये विकल्प आपका राइट आंसर है। बाकी ये तीनों विकल्प आपके क्या है भाई, गलत हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे है। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी। अपनी के बाद क्या यहाँ पे आएगा, समस्याएं, अपने अनुभव, दुनिया की देखने की अपनी दृष्टिकोण। मेरे प्यारे बच्चे अपनी के बाद क्या लगाएंगे, जैसे अपनी समस्याएं लेके आते हैं, भाषा लेके आते हैं, पाठ्य पुस्तक लेके आते हैं, कमियां लेके आते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसी अपनी भाषा। अगर हम यहाँ पे भाषा कर दें, अपनी भाषा, अपने अनुभव, दुनिया की देखने का अपनी दृष्टिकोण आदि। तो मेरे प्यारे बच्चे भाषा तो एकदम सही फिट बैठ रहा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाषा बेटा। क्या लेके आते हैं, वो ज्ञान का अर्जन क्या करके आते हैं, भाषा का ज्ञान अर्जन करके आते हैं। अपने परिवार से, माता पिता से, परिवेश से। परिवेश, परिवार, माता पिता, परिवेश, परिवार और माता पिता से क्या अर्जित कर पाते हैं बेटा, वो केवल और केवल भाषा अर्जित कर पाते हैं, जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं। तो 2 विकल्प नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे है। 27 नंबर का प्रश्न हमारा कह रहा है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति, किसकी अभिव्यक्ति, मौखिक मतलब मुख होता है बेटा, जो मुख से अभिव्यक्ति करते हैं, उसके विकास का अर्थ यह नहीं है वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना,
कहानी सुनकर शब्दांशः दोहराना, अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति, बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना। विकास का कौन सा अर्थ नहीं है? यास्मीन प्रवीण। तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है भाई। हमने आपको बताया दोहराना, ये आपका नेगेटिव है बेटा। किसी चीज के दोहराव की बात हमारी भाषा नहीं करती है। तो यहाँ पे कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, यही आपका क्या है? गलत है, यही अर्थ नहीं है। बाकी वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, ये आपकी मौखिक अभिव्यक्ति है। अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति है। बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना, ये मौखिक अभिव्यक्ति है। अगले प्रश्न पे आ जाओ, 28 नंबर। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो। यह ऐसा जरूरत है क्या? भाषा शिक्षक को ज्ञाता होना चाहिए क्या? नहीं मेरे प्यारे बच्चे, जरूरी नहीं है को भाषा का ज्ञाता हो। भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे। गलत बात। भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले। कठोरता शब्द ही आपका निगेटिव है। क्या है? निगेटिव है। स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। भाषा शिक्षक की भाषा कैसी होनी चाहिए? वो प्रभावशाली होनी चाहिए। यही डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। ऊपर के तीनों विकल्प आपके क्या हैं? गलत हैं। ये चौथा विकल्प, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा कैसी होनी चाहिए? प्रभावशाली होनी चाहिए। यास्मीन बेटा बी विकल्प नहीं होगा, यहाँ पे डी विकल्प होगा। 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 29। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या है? भाषिक संरचनाओं पर अधिकार करना, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार करना, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार करना, भाषिक नियमों पर अधिकार करना। नियम आ गया, निगेटिव हो गया, गलत हो गया। भाषा का अनुकरण आ गया, निगेटिव हो गया, गलत हो गया। भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, भाषिक संरचनाओं पर अधिकार। भाषिक की संरचना पर अधिकार नहीं मेरे प्यारे बच्चे, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार होना चाहिए। किस पर होना चाहिए? भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार होना चाहिए। यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। कौन सा विकल्प मेरे दोस्त? बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आज की सेशन का हमारा 30 नंबर का प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या है? व्याकरण शिक्षण में जो आगमन विधि होती है, इसकी विशेषता क्या होती है? इसकी विशेषता, पहले नियम बताना होता है मेरे प्यारे बच्चे, पहले नियम का विश्लेषण करना होता है, पहले मनोरंजन गतिविधियां कराना होता है, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना होता है। मेरे प्यारे बच्चे, आगमन विधि में क्या दिया जाता है? पहले उदाहरण दिया जाता है। और निगमन विधि में पहले क्या दिया जाता है? याद रखिएगा, निगमन में आपको क्या दिया जाता है? पहले सूत्र दिया जाता है। क्या दिया जाता है? आपको सूत्र दिया जाता है, उदाहरण बाद में नहीं। पहले यहाँ पे क्या होगा? निगमन में नियम होगा, ये याद रखिएगा। न से निगमन होता है, न से नियम होता है। लेकिन आगमन में क्या होता है? पहले उदाहरण होता है, बाद में इसमें नियम बताया जाता है। क्या बताया जाता है? नियम बताया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। क्या हो जाएगा बेटा? पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प भैया? डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा विकल्प? डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, आवर कोर्सेस, हमारे कौन कौन से कोर्स संचालित हो रहे हैं? तो भैया यहाँ पे देखो, भरोसे का प्रतीक द स्मार्ट विजन के तरफ से आपको टीजीटी मिल रहा है, पीजीटी का कोर्स मिल रहा है, एलटी मिल रहा है, जीआईसी मिल रहा है, यूजीसी नेट जेआरएफ का कोर्स मिल रहा है। इसके अलावा और क्या मिल रहा है? सी टेट मिल रहा है, यूपी टेट, यस टेट, डीएसएसबी, बीपीएससी, केबीएस, एनबीएस। इसके लिए आपको करना क्या है? द स्मार्ट विजन क्लासेस पे जाना है। इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है और वहां से आपको सारी जानकारी, आप कैसे कोर्स में जाएंगे, वो सारी जानकारियां वहां पे मिल जाएंगी। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे, आपने हमारे साथ अपना बहुमूल्य समय बिताया। क्या बिताया? अपना बहुमूल्य समय, 1 घंटे का समय दिया। उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आपका। तो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है और हमें उम्मीद करते हैं आपने कुछ न कुछ सीखा जरूर होगा हमसे। अगर सीखा होगा कुछ न कुछ, तो मेरे प्यारे बच्चे
सेशन को आप शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों को, दोस्तों को, नातेदारों को, रिश्तेदारों को, परिवार वालों को, जो आपकी इसकी पढ़ाई कर रहे होंगे सीटेट के, उन बच्चों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो लाभान्वित हो के आपको आशीर्वाद दें। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी मिलते हैं कल की डेट में 5 बजे। कितने बजे मेरे प्यारे बच्चे? 5 बजे। 5 बजे हमसे जुड़ना ना भूलेंगे। हिंदी की क्लास आपकी 5 बजे हो रही है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे हमारा समाप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।